नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ धूमिल की कविता रोटी और संसद पर। धूमिल राजनैतिक विरोध और विद्रोह के कवि हैं। उनकी लोकप्रियता हम सभी जानते हैं। उनके बारे में हम जानते हैं कि वह व्यंग्य में कविताएं रचते रहे हैं और उनकी कविताओं का केंद्र आम आदमी है। जब उन्हें पढ़ते हैं, उनकी कविताओं को पढ़ते हैं, तो हमें R.K. लक्ष्मण का कॉमन जो मैन है वह नज़र आने लगता है। संसद और संसद को चलाने वाली राजनीतिक व्यवस्था आम आदमी के भलाई की बात करती है, पर असल में हम सभी को पता है कि वे अपनी भलाई सोचते हैं। राजनीति में प्रवेश कर चुका हर एक खद्दरधारी, टोपीधारी आम आदमी के खून को चूस रहा है। वर्तमान जो राजनीति है उसमें राजनेताओं के चेलों की भी एक लंबी फौज तैनात हो गई है। अर्थात जो संसद है, राजनीति से जुड़े जो प्रत्येक व्यक्ति का मूल मंत्र है, वह हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे वाला बन चुका है। उनका कहना है कि चुपचाप तुम भी खाओ और मैं भी खाता रहूँगा। इसी धर्म को वे बड़े ईमानदारी से निभा रहे हैं। यह जो व्यवस्था है चूहों के समान आम आदमी के सपनों को कुतर कुतर कर खा रही है। धूमिल की कविताओं में यह जो स्थिति है वह उसके बारे में, उसके विरोध के बारे में आक्रोश है। बार बार वह आह्वान करते हैं कि आदमी की कमज़ोरियों पर उंगली रखकर वह चेतना देना चाहते हैं कि वह सत्य देखे, उस सत्य को जाने, उस सत्य को समझे जिस सत्य से वह भागता रहा है। रोटी और संसद कविता में पंक्तियाँ देखें पहले। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। एक आदमी जो रोटी बेलता है, इसका अर्थ है किसान जो रोटी का अस्तित्व बनाता है। दूसरा व्यक्ति वह है जो रोटी खाता है। यह दूसरा व्यक्ति राष्ट्र की आम जनता है जो रोटी का उपभोग करती है। रोटी के साथ खिलवाड़ करने वाला जो तीसरा आदमी है, यह तीसरा आदमी है जमाखोर, मिलावटखोर, जो रोटी को आम जनता से दूर करना चाहता है। रोटी से खिलवाड़ से धूमिल का तात्पर्य यह है कि यह जमाखोर जो है अपने तुच्छ लाभ के लिए भ्रष्ट नेताओं द्वारा संसद में दुर्बल कानूनों का प्रयोग करता है, अनाज की कमी दिखाकर मोटी रकम वसूलता है, महंगाई बढ़ाता है, देश की जनता भूख से तड़पती है। धूमिल जो हैं आम आदमी के रचनाकार हैं। उनका उद्देश्य है आमजन की पीड़ा को व्यक्त करना। इसी कारण वह भ्रष्ट राजनेताओं से भरी हुई संसद से प्रश्न करते हैं कि जिस व्यक्ति का किसान और उपभोक्ता के मध्य कोई काम नहीं, वह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। यहाँ जमाखोर जो हैं वह किसान को कम से कम दाम देते हैं, फिर जमाखोरी करके अधिक से अधिक दाम पर उसे बेचते हैं। देश का कानून बनाने वाली संसद ने कभी इस तीसरे आदमी को नकारा क्यों नहीं? संसद मिलावट और जमाखोर व्यक्ति को कोई कानून पारित करके क्यों नहीं उसको किनारे करती? इसके मौन का क्या मतलब है? यहाँ मौन का क्या यहाँ देना चाहते हैं कवि कि मौन आखिर किस चीज़ का प्रतीक है? जो कानून है उसकी दुर्बलताओं का लाभ यह तीसरा आदमी किस प्रकार उठा रहा है? आखिर क्यों चुप हैं सब लोग? हमारी संसद क्यों चुप है? बार बार यहाँ सवाल यही उठता है कि हमारे देश की संसद जो है वह चुप क्यों है इस मामले में कि जो रोटी से खेल रहा है वह हमारे समाज में आखिर कर क्या रहा है। यहाँ कवि ने अपने इस कविता के माध्यम से यह सवाल उठाया है कि रोटी बेलने वाला, रोटी खाने वाला दोनों सही हैं, यह तीसरा रोटी से खेलने वाला क्या कर रहा है हमारे समाज में। कविता में इस जो पटकथा काव्य संग्रह में यह कविता जो शामिल है, एक लंबी कविता है, इसमें छोटा सा अंश है ये रोटी और संसद। इस कविता में स्वतंत्रता के समय जनता के जो सपने थे उसके मुंहभंग होने की पीड़ा और दुख का मार्मिक वर्णन कवि ने किया है। स्वतंत्रता के बाद आम जनता का जो पूंजीपति एवं स्वार्थी राजनेता शोषण कर रहे हैं उसे कवि ने इन पंक्तियों में दिखलाया है। कवि कहते हैं कि हमारे मजदूर और किसान दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं
और जो कुछ पैदा करते हैं उससे सबका जीवन चलता है, परंतु उनकी मेहनत का फल उन्हें ही नहीं मिलता। शोषक पूंजीपति न तो स्वयं मेहनत करते हैं, न ही मेहनत करने वालों को उनका हक देते हैं। वह अपने धन के बल पर मजदूरों का शोषण करते हैं। उसे किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उनका लक्ष्य केवल ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। शोषक वर्ग पूंजीपतियों का यह वर्ग यह शोषण करता है, आम जनता को दिख भी रहा है। हमारी सरकार को जो चला रहे राजनेताओं को भी यह दिख रहा है, लेकिन सब चुप हैं क्योंकि वे स्वयं स्वार्थी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वे शोषक पूंजीपतियों का शोषण में पूरा साथ देते हैं। आम आदमी सब कुछ चुपचाप सह रहा है। हमारी संसद उसकी दयनीय हालत पर मौन बैठी है। यहाँ इस कविता में धूमिल ने कई सवाल उठाए हैं, गंभीर सवाल उठाए हैं। उस तीसरे को पूछना चाहते हैं कि आखिर यह तीसरा जो है हमारे बीच मौजूद, उसको देख कर लोग चुप क्यों हैं। इस कविता में, रोटी और संसद कविता में, धूमिल ने अराजक राजनीति के सामंती और पूंजीवादी मुखौटे को संसद से उठाकर सड़क तक ले आया है। वह कहते हैं कि जब रोटी बेलने वाला, रोटी खाने वाला और रोटी से खेलने वाला तीनों मौजूद हैं, तो हमारी संसद चुप क्यों है। यह संसद प्रश्न पूछने वाले आदमी को खतरनाक क्यों मानती है, कटघरे में क्यों खड़ा कर देती है, जिरह करने लगती है और उसको समाज से अलग मानती है। देश जब हमारा आज़ाद हुआ था तो रोटी बेलने वाला आदमी किसान हुआ करता था। यह आदमी आज आम मजदूर सर्वहारा के नाम से जाना जाता है, जो कि रोटी पैदा कर रहा है। यह रोज़ नए सिरे से कुआं खोदता है, जी जान से लगा रहता है। आज़ादी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चिंतन के दायरे से ही बाहर कर दिया गया है। इनकी चिंता ना तो की जाती है, और जब की जाती है तो औपचारिक खानापूर्ति के लिहाज से की जाती है चुनावों में। रोजगार गारंटी योजना हो, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना हो, पढ़ा लिखा योजना हो, जो भी योजनाएं हो, वह सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से खेलने का काम करती है। पूंजीवादी वर्ग ने हर पेशे की इज्जत उतार ली है। अब तक जिन लोगों ने जिन पेशों को श्रद्धा से देखा, उनका आदर किया, उनका गौरव समाप्त होता जा रहा है। अब धीरे धीरे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में यह घुसता जा रहा है, और यह तीसरा व्यक्ति हर जगह सर्वव्यापी की तरह मौजूद है। सुदामा पांडे धूमिल इस तीसरे आदमी पर सवाल उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, तब कहीं न कहीं इस मुनाफाखोरी पर वह सवाल उठाते हैं, पूंजीपति वर्ग पर सवाल उठाते हैं, अराजक हो रही राजनीति पर सवाल उठाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त प्रजातंत्र पर सवाल उठाते हैं जो फांसीवाद की ओर जा रहा है। तानाशाही प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लागू नहीं होनी चाहिए, और इस तीसरे आदमी के बारे में संसद को गौर करना चाहिए, लेकिन बावजूद इस पर गौर नहीं किया जा रहा और जनता को गुमराह किया जा रहा है। धन्यवाद।